बच्चों के टेंट्रम्स कैसे खत्म होंगे? Tantrums are just a behavior. बच्चों को कितना भी प्यार कर लो, उन्हें लगता है कि आप तो प्यार ही नहीं करते हैं। तो वो छोटे छोटे जेस्चर्स से उनको महसूस होने दीजिए कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार वाकई करते हैं। हम ये कैसे समझें कि हम अच्छे पेरेंट हैं या बुरे पेरेंट हैं? It's not about being good or bad. It's about being बीइंग पेरेंट दोनों ही सही होते हैं अपनी अपनी जगह। बिल्कुल। तो ऐसे में एक डेडलॉक सिचुएशन जो फंस जाती है, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं पेरेंट्स? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैभव, और ये बहुत कॉमन है। मतलब अच्छा। मैं जितने भी पेरेंट्स को, बच्चों को कोच करती हूँ, इसमें ये मोस्टली हर फैमिली में ये देखा है मैंने। तो वो अपने पार्टनर को कैसे कन्विंस करेगा कि चलो एक काउंसलर के पास चलते हैं? कोच अलग होते हैं काउंसलर से, तो थोड़ा सा इस पे और आप बताओगे। कहावत चलती है कि माँ की ममता बहुत बड़ी होती है, तो माँ की तो ममता हो गई, बाप का क्या? बाप का डंडा। 3 कॉन्शियस पेरेंटिंग टिप्स फॉर न्यू पेरेंट्स, योर मैसेज टू ग्रैंड पेरेंट्स। 3 टिप्स फॉर टीनेज गर्ल्स के पेरेंट्स के लिए। जो टीनेज बॉयज हैं उनके पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं? किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की? तो हमें अपने डिफरेंसेस के साथ कैसे यूनिटी से रहना है वो सीखना है। एक ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, चाहे छोटा बच्चा हो या 13-14 साल तक हो, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, इसका क्या सोल्यूशन है? पेरेंट्स के कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। ओके। पहला क्वेश्चन है बच्चों के टेंट्रम्स को लेके, कि बच्चे बहुत टेंट्रम्स दिखाते हैं। आप प्यार भी कर लो, उन्हें डिसिप्लिन भी कर लो, हर तरीके की टैक्टिक्स आप फॉलो कर लो, गुड कॉप बैड कॉप कुछ भी कर लीजिए, बच्चों के टेंट्रम्स कैसे खत्म होंगे? टैंट्रम्स आर जस्ट अ बिहेवियर, और टैंट्रम्स के पीछे उनका कुछ ना कुछ इमोशनल अपहीवल है, डिसरेगुलेशन है, मतलब कुछ ऐसा अनएक्सप्रेस्ड है जो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो हमें टैंट्रम्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें उसके रूट कॉज पर जाना है। हमें ये देखना है वो टैंट्रम कर क्यों रहा है, उसके पीछे नीड क्या है, उसकी नीड को समझना है और उससे डील करना है। लोगों का ये बहुत सवाल आता है कि बच्चों को कितना भी प्यार कर लो, उन्हें लगता है कि आप तो प्यार ही नहीं करते। ये सिचुएशन के ऊपर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, अगेन मैं कहूँगी, प्यार सब पेरेंट्स करते हैं, पर वो प्यार बच्चे तक पहुँचे, उसको महसूस हुए, उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना स्टाइल बदलना होगा। तो उसी के लिए कॉन्शियस पेरेंटिंग की हम बात कर रहे हैं आज, और उसमें किस तरह से मैं कैसे एक्सप्रेस करूं कि मेरे बच्चे तक मेरा प्यार पहुंचे। तो मे बी आप अपने बच्चे को उसे हक करना पसंद है, तो रोज उसको एक जादू की झप्पी दे दीजिए। कुछ वर्ड्स जैसे बेटा आई लव यू, है ना, आई रियली केयर फॉर यू, उस तरह के कुछ वर्ड्स बोल दीजिए, पावर वर्ड्स, जिससे आपके बच्चे को एक तरह से एक फ्यूल मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। और बहुत से तरीके हैं। तो जानिए कि आपके बच्चे को क्या अच्छा लगता है, तो वो छोटे छोटे जेस्चर्स से उनको महसूस होने दीजिए कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार वाकई करते हैं। हम ये कैसे समझें कि हम अच्छे पेरेंट हैं या बुरे पेरेंट हैं? कोई अच्छे और बुरे पेरेंट्स नहीं है, और कोई अच्छे और बुरे बच्चे भी नहीं है, है ना। सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग गुड और बैड, इट्स अबाउट बीइंग, अगेन आई वुड से, ईच पेरेंट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड यूनिक पेरेंट। और अगर आप ये सवाल ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने एक जागरूक पेरेंट हैं, आप अपने ऊपर काम करने को तैयार हैं, आपको अपने बच्चे की चिंता है, और आप अपने बच्चे के साथ साथ ग्रो करने को तैयार हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक पेरेंट कहता है कि बच्चे के लिए अच्छा है, बट दूसरे का व्यू पॉइंट बिल्कुल अलग होता है। बीइंग पेरेंट दोनों ही सही होते हैं अपनी अपनी जगह। तो ऐसे में एक डेडलॉक सिचुएशन जो फंस जाती है, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं पेरेंट्स? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैभव, और ये बहुत कॉमन है। मतलब अच्छा। मैं जितने भी पेरेंट्स को, बच्चों को कोच करती हूँ, इसमें ये मोस्टली हर फैमिली में ये देखा है मैंने। और देखिए, इसका एक रीजन भी है। मतलब आप जो बोल रहे हैं कि फादर का पेरेंटिंग स्टाइल अलग है, मदर का अलग है जी, और उनके पर्सपेक्टिव्स अलग हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है, उनकी परवरिश
जो पहले उनकी परवरिश हुई उसमें फर्क था और उससे जो वो परवरिश जिस तरह से करते हैं उसमें फर्क है, उसमें डिफरेंस है ना। तो जैसे सपोज करिए फादर अथॉरिटेरियन है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और मदर परमिसिव है, वो सब कुछ अलाउ करती हैं, है ना, वो बच्चों को बस ये चाहती हैं कि मेरा बच्चा बस नाराज ना हो। तो जब इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं तो इस चीज को लेकर पेरेंट्स में आपस में बहुत क्लैश होता है जी, और इसकी वजह से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। मतलब वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं कि अगर फादर स्ट्रिक्ट हैं तो मम्मी के पास जाकर उन्होंने पनाह ले ली वहां पर और पापा की शिकायत कर दी, या कुछ चीज मम्मी नहीं मान रही है तो पापा से मनवा ली और पापा नहीं मान रहे हैं तो मम्मी से मनवा ली, और या एक दूसरे को कई बारी पापा मम्मी को एक दूसरे के अगेंस्ट भी भड़का दिया। और ऐसा टिपिकली पहले होता था जब पेरेंट्स वर्सेस ग्रैंड पेरेंट्स में होता था कि वो होते हैं यहाँ से बात नहीं मानी तो ग्रैंड पेरेंट्स से बोल दिया। तो वही है, जितने लोग हैं इन्वॉल्व रियरिंग में ऑफ चाइल्ड और पेरेंटिंग में, तो उनमें सब में फर्क होगा ही ना। कोई भी दो ह्यूमन बीइंग सेम नहीं है, बट जो ये हमारे जैसे कहते हैं ना कि मतभेद हो तो हो, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो उसी तरह से जब पेरेंट्स में अगर कुछ डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस ऑफ थॉट है, डिफरेंसेस ऑफ स्टाइल है, डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, उनके ओपिनियंस अलग अलग हैं, उनका वे अलग है, तो आपको जरूरत है कि आप एक साथ बैठें, माता पिता एक साथ बैठें, आपस में डिस्कशन करें। अगेन वहां पे भी इमोशनल इंटेलिजेंस काम आएगी कि अपना भाव समझाएं, उससे पहले दूसरे को समझें। मेरी वाइफ कहाँ से आ रही है, एम्पैथी के साथ उनके शूज में खड़े होकर उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें और फिर अपना भी समझाएं और फिर एक मिडिल पार्ट ढूंढें, एक ग्राउंड, मतलब कोशिश करें कि यू आर ऑन द सेम पेज, है ना, यू फाइंड अ कॉमन पाथ और वहां से पेरेंटिंग करिए। तो उसमें आप लोग भी खुश रहेंगे, घर का माहौल भी अच्छा होगा और आप अपने बच्चे की भी परवरिश कहीं और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेट्स से इसमें नहीं रिजॉल्व हो पाता तो ईदर ऑफ द टू किसी भी काउंसलर के पास या कोच के पास जाने का मन बनाता है, तो वो अपने पार्टनर को कैसे कन्विंस करेगा कि चलो एक काउंसलर के पास चलते हैं? क्योंकि अगेन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साइकेट्रिस्ट के पास जाना, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना या काउंसलिंग कराना अगेन एक बहुत टैबू है आज भी। तो इसमें देखिए, पहले अगर आपके हस्बैंड तैयार नहीं है सपोर्ट लेने में तो आप जाइए। क्योंकि आप चाहे काउंसलिंग के लिए जाते हैं चाहे कोचिंग के लिए जाते हैं, वो आपके खुद के लिए है। तो आप अपने ऊपर काम करिए। आपके अंदर जब चेंजेस आएंगे तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा आपके बच्चे के ऊपर और आपकी रिलेशनशिप के ऊपर भी। तो कई बारी जो चीजें हो सकता है आप अपने हस्बैंड की नहीं समझ रहे, आप अपनी वाइफ की नहीं समझ रहे, वो आप समझने लगेंगे। तो आप जब खुद सेल्फ रेगुलेटेड रहेंगे, खुद आपको अपने ऊपर संयम होगा, तो आप सिचुएशन को बेहतर वे में संभाल पाएंगे। और मे भी जो आप में बदलाव आए उनको देखकर आपका पार्टनर आपसे बोले कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे भी चलना है। तो हो सकता है वो खुद ब खुद आ जाए। और आप उनको साथ साथ में कोशिश करते रहें कि उनको बोलें कि देखो हम ये बच्चे के लिए कर रहे हैं, हम दोनों को, और कुछ चीजें हैं आपस में हमारी जो हम खुद से रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कोई नुकसान नहीं है। और हम क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। हम उसको अच्छे से अच्छा वातावरण दे पाए, परवरिश कर पाए, उसके लिए कर रहे हैं। तो मैं उसमें तुम्हारा सपोर्ट चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उस तरह से एनरोल करते हैं। आपने मेंशन किया कोचिंग और काउंसलिंग अलग अलग चीज़ हैं या कोच अलग होते हैं काउंसलर से, तो थोड़ा सा इस पे और आप बताओगे कि? हाँ बिल्कुल। तो देखिए, जैसे मैं पीडियाट्रिशियन और एडोलेसेंट हेल्थ एक्सपर्ट तो हूँ, सो दैट्स माय मेडिकल प्रोफेशन। और उसके साथ मैंने अपना सेकंड प्रोफेशन चूज किया है एज अ कोच, एज अ लाइफ कोच। एंड माय नीश इज पेरेंटिंग एंड कोचिंग टीन्स, यंग एडल्ट्स एंड फैमिलीज। सो आई आल्सो वर्क एज अ फैमिली कोच। ओके। और जो काउंसलर्स होते हैं या थेरेपिस्ट होते हैं वो मोस्टली लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और वो मोस्ट काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है काउंसलिंग एंड कोचिंग में? सो काउंसलिंग इज मेनली फॉर पास्ट ट्रॉमास,
या कोई चीज बहुत आप सोचिए कि डीप रूटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एक तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है. ओके. वेयरएज इन कोचिंग प्रॉब्लम्स तो हैं, बट प्रॉब्लम्स पे आप खुद पर काम करने को तैयार हैं और आगे बढ़ने को तैयार हैं. सो दैट्स फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. सो दैट इज कोचिंग. काउंसलिंग इज टू ब्रिंग यू अप टू दैट स्टेज कि जहां पर आप काम करने के लिए तैयार हो जाएं. राइट. और यहाँ पे आप अपने काम करने के लिए अपने ऊपर तैयार हैं और आगे बढ़ने का रास्ता आपको दिखाता है आपका कोच, और आपके साथ खड़ा रहता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं. पुरानी कहावत चलती है कि माँ की ममता बहुत बड़ी होती है, तो माँ की तो ममता हो गई, बाप का क्या? बाप का डंडा, बाप का डर. ओके. है ना, वो तो रही पुरानी बात, है ना. और अगेन जब मैं कॉन्शियस पेरेंटिंग की बात कर रही हूँ, तो माँ और बाप मतलब दोनों को ही ममता भी देनी है, और जहां जरूरत है तो डंडा नहीं, डर भी नहीं, पर हाँ साथ में उनको एक अगेन बाउंड्रीज बना के चलना है. ओके. कुछ रैपिड फायर पे आते हैं. 3 कॉन्शियस पेरेंटिंग टिप्स फॉर न्यू पेरेंट्स. बी योर चाइल्ड्स रोल मॉडल. डोंट रेज अ चाइल्ड, दे आर फ्यूचर एडल्ट्स. And use love, limits and latitude. Your message to grandparents. Grandparents का रोल बहुत पुराना है, जैसा होता है वैसा ही वापस ले आइए. अपने जो पोता पोती हैं उनको कहानियां सुनाइए, किस्से सुनाइए, उनके साथ खेलिए और खुद बच्चे बन जाइए. 3 tips for teenage girls के पेरेंट्स के लिए. अगर आप एक टीनेजर की मदर हैं तो अपनी बेटी को सिखाइए कि वो शक्ति है, अबला नहीं है, और वो यूनिक है. उसको अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. तीसरी बात कि वो अपने लिए उसको खड़ा होना सिखाइए, टेकिंग अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ. तो फादर्स के लिए क्या टिप है? सो जो टीनेजर गर्ल्स के फादर हैं वो उनके लिए इमोशनली प्रेजेंट हो, ना कि सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट. दूसरी चीज, हमेशा वो उनको बताएं कि वो मेल से, मर्द से कुछ भी कम नहीं है, और हमेशा अर्धनारीश्वर का एग्जाम्पल दें. और तीसरी चीज, अगेन उनको इतना सशक्त करें कि वो कल जरूरत पड़ने पर अपने पैरों पर खड़ी हो पाए. अच्छा, ये तो बात हो गई गर्ल्स की. जो टीनेज बॉयज हैं उनके पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं? टीनेज बॉयज के फादर को हमेशा याद रखना है कि वो उनके रोल मॉडल्स हैं. तो आप कैसे स्ट्रेस को, एंजाइटी को, सिचुएशंस को, अपने गुस्से को कैसे डील करते हैं, वो आपके बेटे आप ही से सीख रहे हैं. दूसरी चीज, बेटों को एक्सप्रेस करना सिखाएं, सप्रेस मत करना सिखाएं. तो इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाइए. और तीसरी चीज, उनके साथ कनेक्ट करिए, उनको हमेशा करेक्ट मत करिए, हमेशा उनको प्रीच और कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए. और मदर्स के लिए? मदर्स के लिए बेटों को सिखाएं कि विमेन की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, जिससे वो आगे जाकर अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें और उसको इक्वल ट्रीट करें. दूसरी चीज़, उसको अपना इमोशनली डिपेंडेंट मत बनाइए, और बड़े होकर जब बॉयज़ थोड़ा दूर जाने लगते हैं तो उसको एज रिजेक्शन मत फील करिए, उसको उड़ने दीजिए, उसके पर खुले रहकर उड़ने दीजिए. ओके. तो इन जेनरिक किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की? मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को अर्धनारीश्वर का एग्जाम्पल देना चाहिए, जिसमें शिव और पार्वती का यूनियन दिखाया गया है. तो उसमें देखिए, हमें ये सीखने को मिलता है कि नारी और मर्द, मेल एंड फीमेल, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है. वो एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को समझें और मिलकर जीवन की नैया को चलाएं. मुझे ऐसे जैसे आपने बताया, मुझे एकदम से स्ट्राइक किया, एक वो बुक आई थी, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस. तो उसमें अगर आप देखो तो ऐसा है कि वो दो अलग स्पीशीज हैं, और यहाँ हम बात करते हैं कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो वो थॉट्स ही ऐसे हैं कुछ जगहों पे जो
कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। बट सी हमें यही देखना है कि दे आर डिफरेंट, दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर यूनिक, एट द सेम टाइम दे स्टिल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो हमें अपने डिफरेंसेस के साथ कैसे यूनिटी से रहना है वो सीखना है ना। वो डिफरेंस हमेशा रहेगा, है ना। मेन विल, अगर हम मार्स से ही मान लें तो मेन विल बी फ्रॉम मार्स एंड वीमेन विल बी फ्रॉम वीनस, बट उसके साथ हम कैसे बिल्कुल उसमें रह सकते हैं, यूनिटी के साथ, यूनियन के साथ, एक होकर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, एक दूसरे की क्वालिटीज को इन्हांस करते हुए, एक दूसरे के पूरक बन के, एक दूसरे को और मतलब एम्पावर करते हुए, वो हमारे ऊपर है। ओके। तो डॉक्टर ऋतु, क्योंकि आप पीडियाट्रिशियन भी हैं, एक ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, चाहे छोटा बच्चा हो या 13-14 साल तक हो, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, पहले हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये खाना खाने या ना खाने की नहीं है, मेनली इट्स इशू अबाउट चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद फूड। उसका क्या रिश्ता खाने के साथ बन गया है। और दूसरी चीज कंट्रोल। बच्चा भी जैसे आप उसे कंट्रोल करते हैं, ऐसे बच्चा भी कंट्रोल करना चाहता है अपने वे में। तो वो छोटा बच्चा क्या कंट्रोल कर सकता है, या तो खाना खाना या ना खाना, या पॉटी करना ना करना। तो कई बारी जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं बच्चे, इट्स अ वे ऑफ, इट्स देयर वे ऑफ रिबेलिंग, इट्स देयर वे ऑफ कंट्रोलिंग देयर लाइफ। और खाना ना खाना भी एक लक्षण हो सकता है कि वो एक तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं। आप जिद कर रहे हैं, आप फोर्स करना चाह रहे हैं किसी तरह से बच्चा खा ले, और जितना आप फोर्स कर रहे हैं वो उतना रेजिस्ट कर रहा है, और उसका रिलेशनशिप विद फूड भी खराब हो रहा है। तो जब आप ये समझ लेंगे तो आप उसको फोर्सफुली कुछ मत करें, और जितना आप फोर्स नहीं करेंगे, सो वी से दैट द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट परसिस्ट। तो जितना आप भी रेजिस्ट करेंगे, फोर्स करेंगे, उतना वो चीज प्रॉब्लम परसिस्ट करेगी। तो आप रेजिस्ट करना, आप फोर्स करना बंद कर दीजिए। खाने के टाइम को एक प्लेजेंट टाइम बनाइए, फैमिली टाइम बनाइए जितना हो सकता है, साथ बैठकर काम वे में पीसफुली हल्का सा म्यूजिक चला के उसको एक प्लेजेंट टाइम बनाइए, जिस समय एंजॉय करे बच्चा खाना। और दूसरी चीज मैं सब पेरेंट्स को बोलती हूँ, देखिए जिद मत करिए, पीछे मत भागिए। बच्चे के पीछे पीछे खाना लेके घंटों भागने की जरूरत नहीं है, और उसको कुछ अनहेल्दी ऑप्शंस भी देने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा आज नहीं खा रहा है और आपने 15-20 मिनट, हाफ एन आवर बाद खाना हटा दिया, 1 दिन 2 दिन भूखा रहेगा। सर्वाइवल सबको प्यारा है जी, है ना। भूखा कोई लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा, तो वो खाएगा। तो उसको एक वॉर मत बनाइए, उसको एक स्ट्रगल मत बनाइए, उसको एक लड़ाई का मैदान मत बनाइए। उसको एक बहुत ही काम और आराम से एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाइए बच्चे के लिए और अपने लिए। लेकिन माँ की ममता बीच में आ जाती है। 4 घंटे खाना नहीं खाया तो लगता है कि मेरा बच्चा दुबला हो गया, इसने तो सुबह से खाना ही नहीं खाया है, अब क्या होगा। बहुत सही आप कह रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी मदर्स मेरे पास आती हैं, खाना नहीं खा रहा है तो वो उनका मन पिघल जाता है, ममता आ जाती है, तो या तो चिप्स कुरकुरे भी दे देंगी, बटर खिला देंगी, कुछ भी अनहेल्दी, बाहर से मोमोज मंगा लेंगी, पैकेट वाला फूड दे देंगी। बच्चा कुछ तो खाए डॉक्टर, है ना। हम क्या करें, कुछ नहीं खाता तो हम ये दे देते हैं। या बॉटल छुड़ाते हुए भी यही होता है कि अरे वो दूध तो पी रहा है, कुछ खा नहीं रहा, हम दूध तो पिला दें किसी तरह। तो वहां मैं यही कहती हूँ, देखिए आपकी ममता है, पर आप ये देखिए कि आप अभी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गेन देख रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, या आप लॉन्ग टर्म आपके बच्चे पे क्या नुकसान होने वाला है उस पर आपका ध्यान है। आप या तो है ना, या तो आप अभी का देख लीजिए, या लंबा उसका क्या बुरा असर होने वाला है वो सोच लीजिए। तो आप ही के ऊपर है, चूज आप ही को करना है जी। और कई बार पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब चलिए हम तो डिसिप्लिन रख लेते हैं, हम तो इस चीज के लिए तैयार हैं, पर दादा दादी नहीं मानते हैं। अगर वो साथ में रह रहे हैं, जी जी, वो उनका मन वो हो जाता है, वो कहते हैं दे दो बच्चे को, रुलाओ मत। तो वहां पर भी मैं यही बोलती हूँ, देखिए आप बड़े हैं, वो भी प्यार की, अपने प्यार ही दर्शा रहे हैं, उनकी भी ममता ही है, पर वहां पर आपको टीम वर्क करना होगा, उनको अपनी तरफ लेना होगा, एक टेबल पर एक मत होकर, और सबको बच्चे के हित में करना है जो भी करना है जी।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर रितु, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत नॉलेज बढ़ी। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये एपिसोड देखें और दे मूव टूवर्ड्स कॉन्शियस पेरेंटिंग फ्रॉम whatever style they are following right now. Yes, yes. Thank you so much for coming on the show. Yeah, thank you वैभव, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये मेरे लिए भी एक बहुत मतलब एक सुखद अनुभव था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे अपने मन की ये सारी बातें शेयर करके, और ये मेरा पैशन है पेरेंटिंग, एंड आई रियली वांट टू like help as many parents and young people. So उसमें ये ज़रूर थोड़ा बहुत जो भी मैं अपनी तरफ से contribute कर सकती हूँ उसका एक वे है, and मुझे ये opportunity देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you.